हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर सेकेंड जो है उस उसको समझते हैं। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे टेलर एंड फेयोल के प्रिंसिपल्स और उनकी टेक्निक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो इन्वॉल्व करता है वेरियस और कोऑर्डिनेट करता है वेरियस एक्टिविटीज़ को और इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, उनका जो बेसिक पर्पस है वो एक तरह के गाइड की तरह हमें काम करते हैं हमारे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए और स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए। इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से और इनके बेसिस पे हम लोग कई सारे डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं। जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको कितने अच्छे से हम अडॉप्ट कर सकें, वहाँ पे ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम फेयोल के प्रिंसिपल्स समझते हैं। ओवरऑल इसमें 14 प्रिंसिपल्स हैं फेयोल के। पहला प्रिंसिपल जो है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। जब हम किसी वर्क को डिवाइड कर देते हैं ऑन वर्कर्स, तो वो वर्कर उस वर्क को रिपीटेडली करके उसमें एक्सपर्ट बन जाता है और एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड बनने पे वो उस काम को बहुत अच्छे से और हायर प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकता है। तो बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क का जो पर्पस है वो पर्सन को स्पेशलाइज्ड बनाना है उस पर्टिकुलर फील्ड में। सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है जो पावर्स हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेसिकली ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क। तो जब आप के पास पावर है और उसी के बाद आप उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं यदि वो वर्क कंप्लीट नहीं करे तो। विदाउट डेलीगेटिंग द अथॉरिटी आप किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो फेयोल का ये कहना था कि आप अपनी टीम में पहले पावर्स को डेलीगेट करिए और उसके बाद फिर उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराइए यदि वो वर्क नहीं कंप्लीट होता है तो देयर मस्ट बी एक बैलेंस बना के चलना है हमको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। सेकेंड, और विदाउट डेलीगेटिंग द अथॉरिटी यू कैन नॉट मेक रिस्पॉन्सिबल टू दैट पर्सन। देन थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मतलब है जो रूल्स और जो एग्रीमेंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उसको फॉलो करना है हर एक एम्प्लॉय को और उनके हिसाब से उनको अपने वर्क को परफॉर्म करना है। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स और एग्रीमेंट्स हैं वर्क प्लेस से रिलेटेड उनको आपको फॉलो करके चलना है, दैट इज बेसिकली डिसिप्लिन। देन यूनिटी ऑफ कमांड। ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय जो है वो मस्ट रिपोर्ट टू अ सिंगल सुपीरियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय के एक से ज़्यादा बॉस हों और उसको कमांड देने वाले एक से ज़्यादा लोग हों, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके कमांड को मुझे लेना है, किस वर्क को मुझे पहले कंप्लीट करना है। तो ज़रूरी ये है कि वो एम्प्लॉय जो है, वो एम्प्लॉय का जो सुपीरियर है वो सिर्फ एक होना चाहिए, सिर्फ एक ही पर्सन है जो उसको कमांड दे सके, जिसके ऑर्डर्स को उसको फॉलो करना है और उसको ही उसको रिपोर्ट करना है। एक सुपीरियर के अंडर में कई सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं और लेकिन एम्प्लॉयज़ के बॉसेस कई सारे नहीं हो सकते। बॉस एक होगा, टीम हो सकती है, टीम लीडर हो सकता है, पर वो टीम लीडर जो है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके 3 से 4 टीम लीडर्स हों, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ कमांड। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जितनी भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं वो अलाइन होनी चाहिए विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के करनी चाहिए, जिससे कि जो बेसिक एम है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना वो फुलफिल हो सके। तो देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देन सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखिए पर्सनल हमारे कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं एज एन एम्प्लॉय। अब हमें क्या करना है कि उन पर्सनल गोल्स को अलाइन कर देना है विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिससे कि हम उसमें उनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा अच्छी कर सकें। जैसे हर एक एम्प्लॉय है, उसको सैलरी हाइक चाहिए, उसको प्रमोशंस चाहिए, तो और एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उनके सैलरी को और उनके टारगेट्स को वो लिंक कर देती है विद द परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। तो कई जगह हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस।
तो उनका पर्पज़ ये है कि वो इंसेंटिव्स गेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करके, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स अचीव करके, और एक ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल टारगेट अचीव हो जाता है जब हर एक एम्प्लॉई अपने इंडिविजुअल टारगेट्स को अचीव कर रहा होता है। तो वहाँ पे हम इंडिविजुअल्स के टारगेट्स को अलाइन कर देते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और नो डाउट अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा आपको ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के बारे में फर्स्ट प्रायोरिटी पे ध्यान देना है। देन कम्स द रेम्यूनरेशन पॉइंट ऑफ, हर एक एम्प्लॉय को एक फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे और वो वर्क करे अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ऐसा ना हो कि वो डीमोटिवेटेड रहे ड्यू टू द लेस कंपनसेशन। तो उसको एक फेयर कंपनसेशन मिले जिससे वो अपना एक फेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन कर सके। देन सेंट्रलाइजेशन, जो है वो बेसिकली होता है कि जो ऑर्डर्स हैं, और बेसिकली इसमें क्या है ना, कुछ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब जब पावर ऑफ अथॉरिटी जो है वो कॉमन एक पर्सन के पास है और वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सारे जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी रूल्स हैं वो वहीं से बन रहे हैं, वहीं से सारे कमांड्स आ रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस है, सबको उसी को रिपोर्ट करना है, वही मेन ऑफ द हेड है, वहीं पे सारी पॉलिसीज बनती हैं, देन इट इज़ अ सेंट्रलाइजेशन। ये एक स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में रन हो सकता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है तो आपको पावर्स को डेलीगेट करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्डअप करना पड़ता है कि हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पावर्स को डेलीगेट करके उस वर्क को वहीं की वहीं कंप्लीट किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बैंक्स हैं, तो यदि हर एक ब्रांच जो ओपन होती है आपके नियर बाय एरियाज़ में, उनके पास एक स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ होती है लोन सेंक्शन करने की। तो जिनको उस स्पेसिफिक अमाउंट तक के लोन्स चाहिए वो उस ब्रांच से ही सेंक्शन हो जाते हैं, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और हायर अथॉरिटीज़ पे या रीजनल ब्रांचेस पे जाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें हायर अमाउंट ऑफ लोन चाहिए। तो बहुत सारे कस्टमर्स को लोकल ब्रांचेस ही हैंडल कर लेती हैं। वो डिसेंट्रलाइजेशन कराता है। बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइज हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डिसाइड करते हैं। देन देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन। फ्योल ने ये कहा कि एक क्लियर कट चेन ऑफ कमांड है, वो होना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे आप किसी भी तरह का कोई भी एक कंसेप्ट बनाते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन्स रहते हैं उस हायरार्की में। जैसे एक मैनेजर्स हैं, फिर उसके सीनियर मैनेजर्स हैं, फिर उस जनरल मैनेजर्स हैं, और दूसरा डिपार्टमेंट है उसके भी सीनियर मैनेजर्स और मैनेजर्स हैं। अब दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को यदि आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनको आइडियली तो इस तरह से मूव करना पड़ेगा जो एक टाइम कंज्यूमिंग होगा, कि आपने एक अपने बॉस से कम्युनिकेट करा, फिर उन्होंने उसके बॉस से कम्युनिकेट करा। तो फ्योल ने ये बोला कि यदि आप सेम लेवल पे हैं तो आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इवन दो यू आर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो स्केलर चेन एक कॉन्सेप्ट था जो स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया गया। इसके बाद हम आते हैं ऑर्डर वाले पार्ट के ऊपर, कि हमें ये देखना है कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क प्लेस की एफिशिएंसी को बनाने के लिए सारी चीज़ों की एक स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी होनी चाहिए जहाँ पे वो चीज़ रहे। दैट शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले रिसेप्शन आता है, क्योंकि जो भी पर्सन है उसको क्वेरीज जो भी हैं रिलेटेड टू जो भी वो जिस वजह से वो आया है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे उसकी वो फुलफिल हो सके। उसके बाद फिर मेन कैंपस जो है वो स्टार्ट होता है। तो हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वो चीज़ वहीं पे अवेलेबल रहे, जिससे किसी तरह का कोई क्योस ना डेवलप हो। देन कम्स टू द इक्विटी पार्ट। फेयर ट्रीटमेंट मिले टू एनहांस द रॉयल्टी एंड मोरल ऑफ अ पर्सन। किसी को भी किसी भी रिलीजन की वजह से या किसी भी अदर फैक्टर की वजह से सुपेरिटी की वजह से, ऐसी किसी वजह से उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो उस एम्प्लॉय से। उस सबका एक फेयर जजमेंट है कि आपकी परफॉर्मेंस में ही आपको जज किया जाएगा, ना कि आप किस पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं या किस पर्टिकुलर जेंडर से हैं। वो चीज़ मैटर नहीं करता है। आपको एक इक्वल पैरामीटर्स पे जज किया जाएगा विच इज़ बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। देखिए मैन पावर जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का। आप जब किसी पर्सन को हायर करते हैं तो आप उसके ट्रेनिंग डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उसको उस काबिल बनाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स में कंट्रीब्यूट करता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। यदि वो ऑर्गेनाइजेशन लीव करके जाएगा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो नो डाउट आपके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो चीज़ें हैं वो भी वो वहाँ पे शेयर करेगा। तो आप बेटर है कि आप उस ह्यूमन रिसोर्स को अपने साथ मेंटेन करके रखें।
उससे क्या होगा कि एम्प्लॉइज़ टर्नओवर जब रिड्यूस्ड होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है, और ये मैन पावर विद एक्सपीरियंस आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। देन कम्स इनिशिएटिव। हमेशा ये ज़रूरी है कि हम एनकरेज करें जिससे कि एक करेक्टिव एक्शंस लिए जा सके, और क्रिएटिव चीज़ें जो हैं और इनोवेटिव चीज़ें जो है वो सामने आ सके। तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि वो क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आएँ, इनोवेशन के साथ आएँ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक पर्सन जो है वो वेट ना करे उस चीज़ का, वो अपने लेवल पे खुद कुछ नए इनिशिएटिव्स ले जिससे कि वो डेवलप कर सके कुछ नई चीज़ें। तो कई बार हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं या ऐसे आइडिया बॉक्सेस रहते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और बाद में उनको उनके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। लास्ट फंक्शन जो है प्रिंसिपल जो है फेओल का, वो ये कहता है कि एस्पिरेट द क्रॉप, लाइक टीम बिल्डिंग जो है ना वो होनी चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विथ वी। आपको जो है वो ये देखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजर अकेला ही वर्क कर रहा है, उसके जो चीज़ें हैं उसको ये ध्यान रखना है कि एक पूरी की पूरी टीम जो है वो उसको कंट्रीब्यूट कर रही है, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करना एम्प्लॉयज़ के अंदर, उनको ये फील हो कि हाँ ये हमारी कंपनी है। तो तब होगा जब आप ऑर्गेनाइजेशन में उनको साथ लेके चलेंगे, और उस जो भी ये सक्सेस मिलती है उसका क्रेडिट पूरी टीम में जाएगा। तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ के अंदर वो बिलोंगिंगनेस डेवलप करना जिससे कि वो उसमें और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सके। तो फेओल के ये प्रिंसिपल्स थे 14 जो हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के ऊपर। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजरियल वर्क होता है उसको कैसे करना है, वहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन आता है। इसके बाद आता है टेलर के प्रिंसिपल्स जो बेसिकली फैक्ट्री और प्रोडक्शन बेस्ड प्रिंसिपल्स रहते हैं। जो ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। सबसे पहले है साइंटिफिक वर्क मेथड्स। टास्क जो है उसको आप स्टडी करें साइंटिफिकली, और डिटरमाइन करें कि एक मोस्ट एफिशिएंट वे उसको कंप्लीट करने का क्या हो सकता है। हर एक चीज़ को करने के कई तरीके हो सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब, और फिर उस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट कराना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन देर इज़ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड प्रोसीजर्स। हमें इम्प्लीमेंट करना है कुछ स्टैंडर्डाइज मेथड्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, और कम से कम वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकें। इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि मिनिमम वेस्टेज के साथ हम काम करें। Now selection of personals. Employee should be selected based on their abilities and skills. जो भी abilities और skills वो possess करते हैं उनके basis पे हमको उनको select करना है. Then training and development. तो ongoing training ensures employees are equipped with necessary skills and knowledges. तो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बात आ रही है तो आप एक साइंटिफिक मेथड डेवलप करें, एक स्टैंडर्डाइज टूल्स आप डेवलप करें, अपने पर्सनस को उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ के बेसिस पर डेवलप करें, और फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम चुनें जिससे कि आप उसको नेसेसरी स्किल्स एक्वायर कर सकें। नाउ देयर आर सर्टेन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसमें जो हमें हेल्प करती हैं उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहला है टाइम स्टडीज़। कितना टाइम लग रहा है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करना और फिर देखना कि वो उसी टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, जिससे कि हम उसे एक प्रोडक्टिव वे में कंप्लीट कर सकें, इफिशिएंट वे में कंप्लीट कर सकें, विथ लेस कॉस्ट और इफेक्टिव वे में कंप्लीट कर सकें। तो टाइम स्टडी जो है वो बेसिकली हम ये एनालाइज करते हैं कि कितना टाइम किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लगेगा और कैसे हम उस टाइम को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देन कम्स द मोशन स्टडी। जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको रिड्यूस करना जिससे कि इफ़िशियंसी बढ़ सके और फैटीग जो है वो रिड्यूस हो सके और वर्कर्स को एक बेटर परफॉर्म भी वो कर सके। अननेसेसरी जो मूवमेंट्स हैं, जो टास्क के मूवमेंट्स हैं, उसको हम रिड्यूस करें जिससे कि वो पूरा जो भी उनके मूव्स हैं वो पूरे प्रोडक्टिव वे में जाएँ। देन फ्रीक्वेंट रिव्यू एंड फीडबैक. Regular evaluation of employees' performance and processes ensure continuous improvement and swift adoption to the change. हमें ये ज़रूरी है कि हम एम्प्लॉयज़ का रेगुलर परफॉर्मेंस बेस्ड लें और रेगुलर फीडबैक लेते रहें, रेगुलर इवैल्यूएशन करते रहें जिससे कि जो भी इम्प्रूवमेंट के केसेस हैं उसको हम टाइमली कर सकें। देन वर्क स्पेशलाइजेशन. हम जॉब्स को एक स्पेसिफिक टास्क में डिवाइड करते हैं जिससे कि वर्कर्स जो हैं वो उस जॉब्स को लेके बिल्कुल इफेक्टिवली स्पेशलाइज हो जाता है जिससे कि वो कम से कम टाइम में वो वर्क कंप्लीट कर सकता है। तो वर्क स्पेशलाइजेशन करने से
ये होता है कि हम ओवरऑल जो काम है वो एक बड़े ही लो कॉस्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में आता है, एक डिटेल गाइडलाइंस हैं जो हेल्प करते हैं कि किसी भी टास्क को आप कैसे विथ मिनिमम एरर्स कंप्लीट कर सकें। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमें बनाना है। देन डिफरेंशियल वेज सिस्टम है, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड वेज सिस्टम है। लिंकिंग पे टू परफॉर्मेंस, हम जो भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है उसको लिंक कर दें विद द इंसेंटिव्स, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस में उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलें।